हे गाइस, आज हम DPP 1.2 डिस्कस करेंगे. दिस इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसका पहला सेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और ये DPP बहुत बढ़िया DPP है बिकॉज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इसको मैं यहाँ ला देता हूँ. लेट्स स्टार्ट ऑफ. ओके, पहला क्वेश्चन क्या. प्रोटोन ऑफ चार्ज E एंड मास m enters a region of uniform magnetic field B equal to pi cap. ठीक है, with an initial velocity v naught x plus v naught y j cap. Find an expression in unit vector notation for its velocity at any later time t. मतलब t टाइम के बाद वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा वो पूछा गया है. तो एक बार इस इक्वेशन को इमेजिन करते हैं. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द x axis. Let us say this is x axis. Let us say this is y axis and this will be our z axis. इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हमारा z डैश होगा. ठीक है ना. अच्छा, अभी हमारे पास एक प्रोटोन है और इसका चार्ज E है. फाइन. इसका मास m है. बढ़िया है. फाइन. एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू BI कैप. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू BI कैप. ठीक है. वेलोसिटी क्या है, v नॉट एक्स आई कैप प्लस v नॉट वाई जे कैप. मतलब इस पार्टिकल का अगर मैं वेलोसिटी देखूँ, एक इस तरफ है ना, v नॉट एक्स और दूसरा वेलोसिटी है v नॉट वाई. दिख रहा है, दिस इज वेलोसिटी v नॉट वाई. राइट. सो दिस इज अ सिनेरियो. अभी मुझे ये बताना है कि टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो कि VOX वाला जो कंपोनेंट है वो टाइम के साथ नहीं बदलने वाला. ना उसका मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली नहीं बदलेगा. मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता. लेकिन इस केस में डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा v नॉट एक्स का, बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता. बिकॉज दिस वेलोसिटी v नॉट एक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर बेसिकली अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो इस वेलोसिटी के लिए कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल के पास रहेगा हमेशा और मेंटेन रहेगा. दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? ओके, सो इन दिस केस अगर मुझे ये लिखना है, कहाँ लिखूँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ. If you need to find out the velocity after time t, अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना है, the first thing I can write is that velocity along x direction will stay as v naught x. ये वाला वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होने वाला. अच्छा, v naught y के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और वो किस तरफ लगेगा, v क्रॉस b करके हम निकाल सकते हैं. देखो v क्रॉस b थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस. राइट. फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और ये कौन से सर्कल में घूम रहा होगा, इट विल बी मूविंग इन ए सर्कल लाइक दिस. राइट. ऐसा कुछ सर्कल में गोल घूम रहा होगा. राइट, टू अंडरस्टैंड. मतलब ये जो सर्कल है, अच्छा ये सर्कल भी मारेगा और एंड बेसिकली गोल घूम के आगे भी जाएगा. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सर्कल बना है, दिस सर्कल इज बेसिकली ऑन दी कौन से प्लेन में लाई करते हैं ये सर्कल, बेसिकली वाई जेड प्लेन में लाई करता है. आई होप सो तुमको इमेजिनेशन समझ में आ रहा है. एफ बी इस तरफ पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब है कि सेंटर समवेयर इस तरफ होगा और ये बेसिकली जो सर्कल बनेगा वो वाई जेड प्लेन पे बनेगा. यस, एक सर्कल भी बनेगा एट द सेम टाइम ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, आगे भी घूमेगा, आगे भी ट्रैवल करेगा बाय वर्च्यू ऑफ द वेलोसिटी v नॉट एक्स. तो अभी अगर हम सीधा सीधा देखते हैं, आगे से देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं. अगर हम सीधा देखेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे तरफ पॉइंट कर रहा होगा और ये जेड एक्सिस, जेड डैश एक्सिस एंड वाई एक्सिस के प्लेन को हम देख पाएंगे और इस प्लेन में जो सर्कल है ये सर्कल हमको दिखाई देगा. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये हमको सर्कल दिखाई देगा. मैं यहाँ पर बनाता हूँ. जो एक्स एक्सिस हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है ये हो गया हमारा जेड डैश, है ना, ये वाला जेड डैश, और ये हो गया हमारा वाई. दिस इज द वाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है ना. और यहाँ पर ये जो एक वेलोसिटी है v नॉट एक्स ये हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, b भी इसी तरफ है. इज दैट क्लियर? एंड ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जो सर्कल में गोल घूम रहा है वो बेसिकली ऐसा एक सर्कल में गोल घूम रहा है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज बेसिकली मूविंग इन ए सर्कल लाइक दिस. राइट. और ये जो सर्कल है ये एक सर्कल गोल घूम घूम के हमारे तरफ भी आ रहा है. हमारे तरफ इसको कौन लेके आ रहा है, v नॉट एक्स वाला वेलोसिटी हमारे तरफ लेके आ रहा है. ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. लेट अस से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी अगर मैं यहाँ पर अपना सर्कल का सेंटर मानता हूँ, लेट अस से t टाइम के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल by virtue of which velocity, by virtue of the velocity v naught y. This is the velocity which is responsible for making the charged particle move in a circle. let us see charged particle गोल घूम के यहाँ तक पहुँचा है. ठीक है ना.
लेट अस से कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल, और ये वेलोसिटी कितना होगा, दिस बेसिकली दिस वेलोसिटी इज v नॉट y, ठीक है ना। मुझे थोड़ा यहाँ पर बनाना चाहिए था, जगह कम हो रहा है। लेट अस सी इस वेलोसिटी इज v नॉट y। आई होप सो तुमको ये बात समझ में आ रहा है। ये जो वेलोसिटी v नॉट y, सिर्फ इस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये अगर थीटा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अगर v नॉट y है, इसका एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, दूसरा कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा। तो ये जो कॉम्पोनेंट है उसका वैल्यू कितना होगा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, कॉमन कॉमन कॉमन, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज थीटा। आई होप सो तुमको ये बात समझ में आ रहा है। तो इस v नॉट y का ये जो कंपोनेंट है, दिस इज बेसिकली v नॉट y। v नॉट y का x वाला कंपोनेंट कितना होगा, ध्यान से देखो, v नॉट y ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा तो ये वाला कंपोनेंट होगा v नॉट y sin थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। आई होप सो तुमको थोड़ा मेहनत हो रहा है, नो दैट, बस थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, v नॉट y साइन थीटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिख रहा है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, दैट इज v नॉट y cos थीटा। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका डायरेक्शन किस तरह है, ध्यान से देखो, ये दिस कंपोनेंट इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स y एक्सिस, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, j कैप। और ये वाला जो कंपोनेंट है, दैट इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स z डैश, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस k कैप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अभी ध्यान से देखना, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस थीटा इज बेसिकली ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन दिस केस, तो थीटा को हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। सो फाइनली अभी अगर मुझे इस वेलोसिटी वेक्टर के एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना है, तो आई वाला कंपोनेंट दैट इज v नॉट x, वो तो v नॉट x ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। y वाला कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं, देखो v नॉट y cos थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस v नॉट y cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी लिख सकते हैं, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जे कैप लिख सकते हैं। एंड के कैप वाले कंपोनेंट पे हम माइनस के कैप लिखेंगे, माइनस पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज v नॉट y साइन थीटा, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुमको बस इस डायग्राम को प्रॉपर्ली इमेजिन करना है, डायग्राम ढंग से बनाना है। आई थिंक सो तुमको ये बात समझ में आया कि अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो मुझे सर्कल दिखाई देगा, ठीक है ना, मुझे एक परफेक्ट सर्कल दिखाई देगा, बट एक्चुअली में ये जो चार्ज पार्टिकल है इस सर्कल में गोल भी घूम रहा है, एंड एट द सेम टाइम ये बर के स्क्रीन से निकल के तुम्हारे तरफ भी आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो हमको सिर्फ सर्कल से मतलब है, बिकॉज ये वाला जो कंपोनेंट है v नॉट x, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, इट विल बी मेंटेनिंग द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाउएवर v नॉट y विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो हमने एक के कैप वाला कंपोनेंट निकाल लिया और हमने एक y वाला कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है, कुछ लिखना है तो पॉज करके लिखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस केस। ओके, 2 देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एंटर्स द रीजन इन विच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलो वोल्ट पर मीटर इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्शन डायग्राम बनवा लेता हूँ। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द एक्स एक्सिस। लेट अस से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, है ना, एंड लेट अस से दिस इज द वाई एक्सिस. So this is our y-axis and this is basically z-axis that we are talking about. An electron, तो basically electron travel कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ और इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ दिया हुआ है, इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी। एंटर्स अ रीजन इन विच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलो वोल्ट पर मीटर इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ लग रहा होगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सिंपल। जस्ट सबसे पहले अपनी सिचुएशन को एक बार इमेजिन करो, विजुलाइज करो, तब जाके तुम प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप टू कीप द, ओके नेक्स्ट लाइन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी is set up to keep the electron moving along the x axis। मतलब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में जैसे पहले मूव कर रहा था अपना मोशन कंटिन्यू करे, which means इसमें नेट फोर्स हमेशा जीरो होना पड़ेगा। अगर नेट फोर्स जीरो होना है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इस तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा Fp। मैं काम करता हूँ, इतना सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाता, क्लमजी हो रहा है, ठीक है ना, इतना सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाता मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काम करता हूँ, this case electric field line, let us say
मैं इसे यहाँ पर बनाती हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो फोर्स F ऊपर लग रहा है, एंड एज बिकॉज दिस चार्ज पार्टिकल हैज टू ट्रैवल अनडेविएटेड, मतलब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स लगेगा, इट हैज टू बी अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है ना। ओके, अभी ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि and the direction of B of the magnetic field B is to be set up to keep the electron moving along the x-axis, and the direction of B to be chosen to minimize the required magnetic field of B. In unit vector notation, what B should be set up? Okay, in unit vector notation, what B should be set up? तुमको ये बात पता होना चाहिए कि जो FB है, is always perpendicular to the plane containing velocity vector and magnetic field. तो एक काम करता हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ मानूंगा, लेट अस से ये मैग्नेटिक फील्ड अब इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन ये वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर बेसिकली लाइंग इन द एक्स जेड प्लेन, ये जो प्लेन है दिस इज द एक्सैक्ट प्लेन, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किधर है, नीचे की तरफ है। ध्यान से देखो, वी क्रॉस बी करोगे, वी क्रॉस बी करोगे तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बट एज बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज तुमको फोर्स नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, तो एफ बी इज बेसिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एज बिकॉज द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग undeviated, which means magnetic force and electric field वाला force एक दूसरे को cancel out कर देता है। magnetic force क्या होगा, QVB in this case क्या आ जाएगा, sin theta, and electric field force को हम क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं। so this Q basically gets cancelled out, और यहाँ पर हम B का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, B का वैल्यू लिख सकते हैं E divided by V sin theta, है ना, E डिवाइडेड बाई V sin थीटा। तो अगर हमको B का मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, मिनिमम, तो हम E बाई V लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने थीटा को क्या लिख दिया, 90, बिकॉज थीटा 90 मतलब साइन 91 दैट इज मैक्सिमम, तो B का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। दैट मीन्स इन दिस केस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी मिनिमम इन दिस केस, ठीक है ना। सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू होगा E बाई V, एंड बेसिकली अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के मिनिमम वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो E बाई V इज द मैग्नीट्यूड, एंड इट विल बी अलोंग व्हाट, इट विल बी अलोंग Z डैश एक्सिस, राइट, ये Z डैश एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग Z डैश एक्सिस, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस K कैप लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। पॉज करो, समझो, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज काइनेटिक एनर्जी इसके इमर्जेस फ्रॉम ए थिन फॉइल, तो एक थिन फॉइल है, ट्यूब देखो, फॉइल विंडो, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसका वेलोसिटी इस तरह है ना। At the end of an accelerator tube, so this is the accelerator tube, a metal plate at a distance d from this window is perpendicular to the direction of emerging beam. यहाँ पर एक मेटल प्लेट है जो कि इस बीम से d डिस्टेंस पे रखा गया है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, show that that we can prevent the beam from hitting the plate, ये जो बीम आ रहा है, ओके यहाँ से तो ये v वेलोसिटी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो बीम आ रहा है, we can prevent the beam from hitting the plate if we apply a uniform magnetic field such that B is greater than this in which m and e are the electron mass and charge। मतलब B का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन बीम इस प्लेट को हिट ना करे, हमको ये बताना है। देखो डायग्राम देखे क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर्कल तो ऐसा है, सर्कल ऐसा है, दैट मीन्स इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इट हैज़ टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन, और सर्कल का जो सेंटर है इट हैज़ टू बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, राइट, अभी ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये बताओ कि अगर हमको मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ मानना पड़ेगा, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट, डॉट का मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, बिकॉज खुद एक बार V क्रॉस B करके देखो, V क्रॉस B करके देखोगे तो हमारा थंब तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन एज बिकॉज द चार्ज इस नेगेटिव फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और जिस तरफ फोर्स आना चाहिए उसी तरफ एग्जैक्टली अगर हम फील्ड को ऐसा डॉट डॉट मानते हैं उसी तरफ फील्ड आता है, ठीक है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इज दैट क्लियर? नाउ द कहानी इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ये जो गोल घूम के ऐसा टर्न कर रहा है, अगर ये सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, रेडियस कह सकता हूँ। तो अगर इस बीम को इस प्लेट को हिट नहीं करना तो रेडियस का वैल्यू d या d से छोटा होना पड़ेगा, तो मैं रेडियस का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? एंड रेडियस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 2mk डिवाइडेड बाई b क्यों लिख सकता हूँ,
है ना, बिकॉज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के दिया है, तो मैं mv by bq वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय bq लेस देन और इक्वल टू d। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से अगर मुझे b चाहिए तो मैं b को शिफ्ट करके यहाँ लेके जाऊंगा, तो b ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दिस इज 2mk, और नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज b इंटू डी। अच्छा सॉरी b इंटू डी नहीं है, q इंटू डी। क्या आएगा इन दिस केस? इन दिस केस ये होगा q इंटू डी। सो इन दिस केस b का वैल्यू होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं इसको रूट ओवर के अंडर डाल दूंगा, फिर इस ट्वाइस एम के q की जगह मैं e लिख सकता हूँ, e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना होना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड शुड बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ तक में एक नेगेटिव चार्ज है, v क्रॉस b करने के बाद थंब जिस तरफ पॉइंट करता है, ठीक उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना। हाउ शुड बी ओरिएंटेड, ये भी मैंने तुमको बता दिया, इसको भी अच्छे से लिख के रखो। वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी आगे क्या डिस्कस करेंगे। आगे लेट्स सी द डिस्कशन। 5 बहुत आसान है यार, ये 3 4 तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मैं तुमको इसका आंसर भी दे दूंगा, इट्स वेरी इजी, ठीक है। मैं इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 0.45 नहीं 0.48 यूज करके सॉल्व करना, आई थिंक सो देन विल गेट द आंसर। क्वेश्चन ऐसा है कि ये पार्टिकल ऑफ मास 6 ग्राम, ठीक है ना, a particle of mass 6 gram moves at 4 km per second in the xy plane in a region with a uniform magnetic field given by 5 I cap millitesla. The first thing that we need to do is to draw a diagram. तो चलो मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। let us say this is x axis and let us say this is what we say as y axis, ठीक है ना। let us say this is z axis। तो सबसे पहले समझो कि एक पार्टिकल ऑफ मास m दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है इन ए रीजन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय 5 I कैप मिली टेस्ला। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। 5 I कैप दिया हुआ है मिली टेस्ला एट वन इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज डायरेक्टेड 37 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करके, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ठीक है। ओके द मैग्नेटिक फोर्स 0.48 के कैप न्यूटन दिया हुआ है। v क्रॉस b करोगे, एक बार चेक करके देखो, v क्रॉस b करोगे, सो इन दिस केस यहाँ पर अगर हम v क्रॉस b करते हैं ना, तो क्रॉस करने के बाद जो थंब पॉइंट करें वो z डैश की तरफ पॉइंट करें, लेकिन यहाँ पर k कैप दिया हुआ है। सो इस कंडीशन को फॉलो करवाने के लिए मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको y डैश इसको y मान लेता हूँ, ठीक है, फिर भी ये xy प्लेन होगा, तो x क्रॉस y करूँगा तो दिस विल बी z डैश, और ये डायरेक्शन जो होगा वो z होगा, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ये हमने अपने डायग्राम को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लिया। व्हाट इज द पार्टिकल्स चार्ज, पार्टिकल्स चार्ज पूछा गया कि क्या होगा। Now you need to understand something कि फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, we all know कि F वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स दिया हुआ है कितना 0.48 मैंने लिखा, K कैप दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू Q हमको पता नहीं। अच्छा V वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, V cos 37 I कैप, राइट, V cos 37 I कैप को हम क्या लिख सकते हैं 4V by 5 I कैप लिख सकते हैं, V sin 37 इन दिस केस इट विल बी टुवर्ड्स माइनस जे कैप, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस 3v बाई 5 जे कैप लिख सकते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर हमने लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर को हम लिख सकते हैं मिली मतलब 5 इंटू 10⁻³ आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v वेक्टर का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में यहाँ पुट करेंगे, b वेक्टर का भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं करूँगा नहीं, तुम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो तुमको बस इक्वेट करना है, समझ में आया। यहाँ पर के कैप वाले कोऑर्डिनेट को ये जो 0.48 है यहाँ के साथ इक्वेट करना है, और वहाँ से तुमको क्यू का वैल्यू बहुत आसानी से पता चल जाएगा। बात समझ में आया, मतलब यहाँ पर वी वेक्टर की जगह ये वाला क्वांटिटी पुट कर देना, बी वेक्टर की जगह ये वाला क्वांटिटी पुट कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, और इस तरफ जो के कैप का कोफिशिएंट होगा और इस तरफ के कैप का कोफिशिएंट कितना 0.48, दोनों को इक्वेट कर देना, तो वहाँ से तुमको क्यू का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़े अभी, सो लेट्स मूव अहेड। ओके सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
9 का कहानी है, फॉलोइंग फिगर शोज द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट, देखो यहाँ तक ना, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैच है लेकिन, दैट पासेस थ्रू टू रीजन्स कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स B1 एंड B2, इफ द पाथ इन ईच रीजन इज अ हाफ सर्कल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर पहले हमको B1 का डायरेक्शन निकालना है और फिर हमको B1 B2 में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन ज़्यादा वीकर है वो बताना है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एरो ऐसा दिख रहा है ना, मतलब जब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वेलोसिटी ऐसा है, एंड एज बिकॉज सर्कल ऐसा है मतलब सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, एंड वी डेफिनेटली नो कि फोर्स इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अभी जस्ट इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होना पड़ेगा ताकि V क्रॉस B करने के बाद फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आए। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा ठीक उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स होगा। सो अभी अगर मैं चूज करना चाहूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ, अपने तरफ चूज करूंगा। किस तरफ चूज करूंगा? पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी। देखो दिस इज V क्रॉसेस B, V क्रॉस B करोगे तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बट इट इज अ नेगेटिव चार्ज, इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो फोर्स डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिचुएशन। बात समझ में आ रहा है? ऐसा होगा। इस केस में ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल बेसिकली इस वेलोसिटी से इधर एंटर कर रहा है, मुझे पता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इट हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इन दिस केस मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर मानूंगा, क्योंकि करके देखो V क्रॉस B करो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ, लेकिन एज बिकॉज द चार्ज इज नेगेटिव, फोर्स नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, व्हिच इज इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिचुएशन, व्हिच मींस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 जो है दैट शुड बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स, एंड B2 जो है दैट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों सर्कल्स को ध्यान से कंपेयर करूँ तो इस सर्कल का रेडियस कम है, इस सर्कल का रेडियस क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, सो इन दिस केस रेडियस का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इज mv by bq। ध्यान से देखो, B2 इज आउट ऑफ द पेज होगा, B2, B1 इज इनटू द पेज, B1 गलत है, B1 इज इनटू द पेज, ये भी गलत है, B1 इज आउट ऑफ द पेज, B1 इज आउट ऑफ द पेज, C एंड D में से करेक्ट ऑप्शन होगा, एंड इट इज वीकर देन B2, स्ट्रॉन्गर देन B2। B1 और B2 का मैग्नीट्यूड को लेके कमेंट करना है। तो ध्यान से देखो कि रेडियस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसका रेडियस छोटा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा। तो इस सर्कल का रेडियस छोटा है, मतलब B1 का वैल्यू B2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा, which means B1 has to be stronger than B2. So B1 is out of the page and it is weaker, ये नहीं हो सकता। B1 is out of the page and it is stronger than B2. So this is the correct option. Question number 9 का correct option, एक बार मैं क्रॉस चेक करके तुमको बता देता हूँ, just a minute. Yes, 9 का correct option in this case is, just a minute, just a minute. I'm really sorry यार, मैं इसको B1 मान लिया था, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली ये जो, एक मिनट, ये जो कहानी है, कहानी तो एग्जैक्टली सही है, बट मुझे थोड़ा इल्यूशन हो गया था, मैं गलत गलत बोल रहा था। देखो यहाँ पर एक्चुअली B2 जो है दैट इज आउट ऑफ द पेज एंड B1 इज इनटू द पेज, राइट। सो इन दिस केस B1 इज इनटू द पेज एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन B2। ठीक है, हमने यही डिस्कस किया था, मैं बोलने में गलती कर रहा था। ठीक है, तो इन दिस केस B1 इज इनटू द पेज एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन B2। आई होप सो तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये डिस्कशन पूरा सही है, मैं बोलने में गलती कर रहा था। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ऑफ मास m, चार्ज -e एंड लो स्पीड एंटर्स द रीजन बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v दिया हुआ है एंड द प्लेट सेपरेशन d दिया हुआ है। याद रखना इन चीज़ों को। इनिशियली हेडेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द टॉप प्लेट, ये जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली टॉप प्लेट की तरफ पॉइंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड b इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द फिगर। ठीक है ना, वेलोसिटी इस तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यू नो, स्क्रीन के अंदर into the page basically पॉइंट कर रहा है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ b so that the electron will not strike the plate। इस b का मिनिमम वैल्यू बताना है so that the electron will not strike the plate। अच्छा, अभी खुद सोच के देखो, अगर मैं v क्रॉस b करूँगा, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आता है, बट एज बिकॉज द चार्ज इज नेगेटिव, फोर्स इस तरफ पॉइंट करेगा, which means the particle would like to tilt along this direction। but in this case try to understand, as because there is a potential difference, in this case एक potential difference अप्लाई किया गया है यहाँ पर और इसको जस्ट रिलीज किया गया है, तो ये पार्टिकल को क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कराएगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल कुछ ऐसा होते 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 एंड जब जस्ट स्ट्राइक करने वाला होगा तब उसको घूम जाना है, जब जस्ट स्ट्राइक करने वाला होगा तब उसको घूम जाना है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? लेकिन ये जो वेलोसिटी v है,
ये जो वेलोसिटी v का वैल्यू है ये तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, बहुत नेग्लिजिबल स्पीड से अगर एंटर किया है तो ये जस्ट सोचो कि इनिशियली वेलोसिटी 0 था, एंड एस बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एस बिकॉज देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विल गेन स्पीड, बाय द टाइम इट रीचेस दिस पॉइंट उसका वेलोसिटी कहाँ तक पहुंच चुका है, v तक पहुंच चुका है। अब इसका वेलोसिटी कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे? देखो मैग्नेटिक फोर्स तो लगता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, इसके पास इस वेलोसिटी के कारण जितना भी काइनेटिक एनर्जी आया है वो आया है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया होगा। And getting the point, let us say इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम कितना किया होगा, ई इंटू डी, दैट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना काम किया सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर हमने लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 2 छोटा ई कैपिटल डी, छोटा ई कैपिटल डी डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, एम, और एक रूट ओवर लिख सकते हैं। सो दिस इज द वेलोसिटी जब वो इस जगह पर पहुंचेगा, जब वो डी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसके पास वी वेलोसिटी। बात समझ में आया? तो इस वी वेलोसिटी के कारण, इस वी वेलोसिटी के कारण ये बेसिकली एक सर्कल में तो घूमेगा नहीं, बट एट दिस इंस्टेंट यहाँ पर जो आर्क है, यहाँ पर जो आर्क बना होगा, इसका जो रेडियस है, इसका जो बेसिकली रेडियस होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस लाइन का जो बेसिक रेडियस होगा एट दिस पॉइंट, इस रेडियस का वैल्यू जो है इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू डी। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? या अगर तुम ये निकालना चाहो तो एटलीस्ट इक्वल टू डी होना पड़ेगा। तो चलो मैं लिखता हूँ, लेटर से आर का वैल्यू जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू डी होना पड़ेगा, सो दैट इट अवॉइड्स कॉन्टैक्ट। और रेडियस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम, वी की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, दैट इज 2 छोटा ई कैपिटल ई इंटू डी डिवाइडेड बाई एम लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ई इंटू डी इज नथिंग बट वी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में लिखूंगा उसको, लेस देन और इक्वल टू डी लिख दिया हमने, एम वी बाई नीचे क्या लिखना है, बी क्यू भी लिखना है। रेडियस का फॉर्मूला एम वेलोसिटी बाई बी क्यू है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, लेट अस कैरी ऑन द कैलकुलेशन हियर। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पर एम कटेगा, यहाँ पर एक रूट ओवर ऑफ एम बच जाएगा, तो रूट ओवर के अंदर क्या जा रहा है, ध्यान से देखो, दैट इज ट्वाइस छोटा कैपिटल ई, छोटा डी को हम कैपिटल वी लिख सकते हैं, एक एम भी आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, नीचे बी इंटू ई आ गया, दैट इज लेस देन और इक्वल टू डी, ठीक है ना। सो अगर मुझे बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बी को अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, पूरा रूट ओवर के अंदर अगर सबको डाल दूंगा, ई वी डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आएगा, इट इज ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो दिस ई स्क्वायर चला जाएगा, तो हमको फाइनली वैल्यू मिलेगा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2vm डिवाइडेड बाई ई डी स्क्वायर, 2vm डिवाइडेड बाई ई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर b का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला मतलब इतना या इससे ज़्यादा, तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम इन दिस केस इज इक्वल टू 2vm डिवाइडेड बाई, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इन दिस केस ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सो इसका आंसर ना इस पर्टिकुलर डीपीपी में गलत दिया हुआ है, उसको ठीक कर लेना, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, ठीक है। ओके, सो पॉज करके लिख कर रखो इस चीज़ को अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। 13 वेलोसिटी सिलेक्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयंस हैविंग द सेम वेलोसिटी, ये तुमको मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। द आयंस आफ्टर एंटरिंग थ्रू द स्लिट्स S1 एंड S2, यहाँ पर 2 स्लिट्स है, S1 एंड S2 के थ्रू जब आयंस पास करता है, it passes through a velocity selector composed of an electric field produced by the charge plate P and P dash and magnetic field B। ये तुमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और जो V इक्वल टू ई बाई बी वाले वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स दे पास थ्रू अनडेविएटेड, ठीक है ना। तो यहाँ से V इक्वल टू ई बाई बी वाले वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स निकल के आते हैं, और निकल के आने के बाद इस रीजन में दे एंटर ए न्यू मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर बी डैश दिया हुआ है, और यहाँ पर वो गोल घूम के इस फोटोग्राफिक प्लेट को यहाँ पर हिट करता है, और इसका रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट देन द स्पेसिफिक चार्ज q बाई m, मतलब स्पेसिफिक चार्ज q बाई m का वैल्यू पूछा गया इन दिस केस, ठीक है। कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो। The first thing that you need to understand in this case is that कि यहाँ पर जो पार्टिकल फाइनली यहाँ पर जिस वेलोसिटी v से निकलेगा उस v का वैल्यू कितना होगा, v इज इक्वल टू ई बाई बी। पता नहीं कैसे निकाला हमने इसको निकाला है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, उससे ये एक्सप्रेशन आता है। फाइनली इसी वेलोसिटी से
इसी वेलोसिटी के कारण जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर करता है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी डैश है, इट बेसिकली मूव्स इन ए सर्कल जिसका रेडियस का वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, दैट इज एम वी बाई बी डैश क्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस आर तो दिया हुआ है, मास वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बाई बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बी डैश पहले से था, दिस इज क्यू। तो यहाँ पर हमको क्यू बाई एम का रेशियो पूछा गया, तो क्यू बाई एम कितना होगा, ध्यान से देखो, क्यू बाई एम इन दिस केस इज ई बी बी डैश और नीचे क्या आ जाएगा आर, बस दिस इज द आंसर, ई बी बी डैश, ई डिवाइडेड बाई बी बी डैश आर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, ई b b dash divided by r, I think so in this case the correct option in this case is a, ठीक है। मैं एक बार इसको निकाल के दिखाता हूँ, देखो क्या निकला था, ई बी बी डैश आर, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, ठीक है फाइन। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसको कॉपी करके रखो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 15 पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये लिख के रखना कि यहाँ पर जो ई नॉट इक्वल टू जीरो है ना, इसको इक्वल टू जीरो कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए रीजन, वुड कंटिन्यू टू मूव इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, उसका डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता, क्या एक चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है बिना डेविएट हुए? यस, दिस इज पॉसिबल व्हेन वी एंड बी आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे होने से पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, वो पार्टिकल अपना ही इनिशियल पाथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी हो सकता है, राइट। वेलोसिटी सिलेक्टर में तो यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, एंड दोनों के कारण जो फोर्स है एफ ई एंड एफ बी एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, एंड द चार्ज पार्टिकल बेसिकली मूव्स अनडेविएटेड। तो ये भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो बट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर नहीं है तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगा, अगर डायरेक्शन ना बदले बट एटलीस्ट उसका मैग्नीट्यूड तो बदल जाएगा, तो इन दिस केस कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, ये आराम से इस वेलोसिटी से आकर ट्रैवल कर सकता है, ना उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, ना उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा। इज दैट क्लियर? इस लास्ट कंप्रीहेंशन को देखते हैं, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसा है कि यूनिफॉर्म एंड ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तुम्हारे पास, टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस, ए चार्ज पार्टिकल विद चार्ज टू मास रेशियो की बाय एम, ये भी दिया हुआ है, एंटर्स द रीजन एट टाइम t इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी समथिंग, ये भी आई जे कैप कंपोनेंट में दिया हुआ है, ये भी आई जे के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी आई जे के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। assume that the charged particle will always remains in the space having the given magnetic field. So during the further motion of the particle in the magnetic field, the angle between the magnetic field and the velocity of the particle, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के वेक्टर के बीच का जो एंगल है क्या वो टाइम के साथ बदलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यूज को लेकर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एक जनरल सिचुएशन तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस तरफ एक पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। अभी इस कंपोनेंट का, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, लेट अस से दिस इज vx, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, लेट अस से दिस इज v। अभी हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट डिस्कशन करेंगे, तब जाके तुमको समझने में आसानी होगा। तो वी ऑल नो कि देखो vx जो है वो हमेशा v के अलॉन्ग ही होगा, vx का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होने वाला। वी ऑल नो द रीजन फॉर दिस कि vx वाला वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, तो vx के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, vx विल ऑलवेज बी लाइंग अलोंग। बात समझ में आए। vy के कारण क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। vy के कारण इसमें मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा, एंड मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण दिस चार्ज पार्टिकल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक प्लेन बनाता हूँ, लेट अस से दिस इज द प्लेन। इस चार्ज पार्टिकल जो है वो इस प्लेन में बेसिक क्या करेगा, गोल घूमना चालू करेगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी जाएगा, मैं आगे जाने वाला पार्ट तुमको दिखाई नहीं रहा, वो क्या करेगा बेसिकली इस प्लेन में गोल घूमना चालू करेगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? तो ध्यान से देखो, मैं एक बात का जवाब दूं कि अगर मैं तुमको पूछूं कि वी वाई एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, अभी तुम बोलोगे 90 डिग्री। कुछ देर के बाद लेट अस से ये जो पार्टिकल घूम के यहाँ पहुंच गया, ये वी वाई है, एंड ट्राई टू टेल मी समथिंग, ये जिस प्लेन में सर्कल घूम रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा बी वेक्टर। डू यू एग्री विद दिस? जिस प्लेन में ये सर्कल में घूम रहा है,
या तुम ये कह सकते हो जो सर्कल है, ये सर्कल वाला जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो चाहे पार्टिकल यहाँ पर हो, यहाँ पर भी वी वाई एंड बी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी वी वाई एंड बी के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। दैट मीन्स मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि वी वाई एंड बी वेक्टर का भी अलाइनमेंट, मतलब वी वाई एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। बिकॉज वी वाई कौन, ये जो वी वाई वाला वेक्टर है वो कौन से प्लेन में लाई करेगा हमेशा, वो वी वाई वाला वेक्टर ऐसे प्लेन में लाई करेगा जो कि हमेशा वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, वी एक्स एंड बी के बीच का एंगल भी कभी चेंज नहीं हो रहा, वी वाई एंड बी के बीच का भी एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कम ऑन, वी एक्स एंड बी के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, वी वाई एंड बी के बीच का एंगल भी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, 90 डिग्री रहता है। विच मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल थीटा है दैट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। मतलब ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज उसका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट्स जो बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो वो वेलोसिटी इटसेल्फ बी वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा, जिस इंक्लिनेशन पे वो बी वेक्टर के साथ बना हुआ है, वो इंक्लिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। आई होप से तुमको ये समझ में आया। कुछ लिखना है तो अभी पॉज करके लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया। आगे का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि okay, the frequency of revolution of the particle in cycles per second. Frequency of revolution very basic question. टाइम पीरियड हमको पता क्या होता है, that is 2 pi m by b cube, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी के साथ टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, तो b cube by 2 pi m, बहुत सिंपल सा, ये तो डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो, इसको लेकर हम लोड नहीं लेंगे, ठीक है। आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर ये पूछा गया द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पिच क्या है याद है, मैं फिर से उसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस नहीं करा। इस क्वेश्चन में v वेक्टर का वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ है, b वेक्टर का वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ है, बट मैं जनरलाइज करके तुमको एक बात समझाना चाहता हूँ। इस बात को समझो कि अगर ये v वेक्टर है, अगर ये b वेक्टर है, तो v वेक्टर का जो कॉम्पोनेंट b वेक्टर के अलोंग आता है, ये वाला कॉम्पोनेंट, दिस इज द कॉम्पोनेंट v कॉम्पोनेंट अलोंग b, मतलब इस v वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग b, ये जो कंपोनेंट है वही उस चार्ज पार्टिकल को आगे ट्रैवल करवाता है, यही कंपोनेंट पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कंपोनेंट कैपिटल टी टाइम में जितना डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ा देगा उसी डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स मुझे किसी तरह इस v वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें मुझे सिर्फ ये निकालना है कि v वेक्टर का कितना कंपोनेंट b वेक्टर के अलोंग आता है, और इसका टेक्निक क्या है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर अलोंग b वेक्टर। ये तो हमने वेक्टर क्लास 11 में सीखा था। फॉर्मूला क्या है, v वेक्टर डॉट d वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b वेक्टर। ये था ना टेक्निक। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ध्यान से देखो यार, ये थीटा है तो कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, v cos थीटा। इसको खोल के देखो क्या आएगा, v cos थीटा ही आएगा। देखो v मॉड ऑफ b cos थीटा, मॉड ऑफ b कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा v cos थीटा। तो ये जो हो गया v cos थीटा, इसी चीज को हमने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, और यही कंपोनेंट इसको डॉट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तुम लोग कर लेना डॉट, v वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, मॉड ऑफ b तुम निकाल सकते हो, डॉट करके जो कंपोनेंट निकलेगा यही कंपोनेंट पार्टिकल को आगे ट्रैवल करवाता है, यही कंपोनेंट पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार ये वाला वेलोसिटी पता चल गया, लेट अस से दिस इज v डैश, ये वाला वेलोसिटी पता चल गया, तो पिच क्या होगा इन दिस केस, पिच इन दिस केस इज नथिंग बट v डैश इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो 2 पाई m by bq है, वो तुमको पता ही है। v डैश का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे एंड टाइम पीरियड का जगह तुम क्या लिख दोगे, 2 पाई m डिवाइडेड बाय bq। बस इसी तरीके से तुम पिच बहुत आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इन चीज़ों, ये जो थोड़ा सा आइडिया है ना, जैसे कि v का कंपोनेंट b के अलोंग हमने कैसे निकाला, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा आइडिया, ये नॉर्मली क्वेश्चंस में देखा नहीं जाता। तो कोई स्मार्ट बच्चा क्या करेगा भी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या एटलीस्ट इस डिस्कशन को अपने मेन नोट कॉपी में लिख कर रखेगा, ताकि एग्जाम के पहले वो ऐसे आइडियाज को एक बार देख के जा पाए, ताकि इन सब चीज़ों का जो कंसेप्ट है उसके दिमाग में रहे एग्जाम के वक्त। तो अगर तुम चाहो तुम इन चीज़ों को बेसिकली इन अच्छे क्वेश्चंस को अपने नोट में लिख के रख सकते हो, ठीक है। सो हियर आई कंप्लीट दिस डिस्कशन, डन। इट्स वेरी नाइस डिस्कशन। अगर कुछ और डाउट्स है तुमको प्लीज लेट मी नो, या मैं इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन PDF है वो भी शेयर कर दूंगा।
अगर छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशंस में डाउट है तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।